दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जहां पर दो व्यक्ति या कहे एक व्यक्ति एक संस्था जो हर समय संघीयता को विरोध करता रहा हो और संघीयता को कभी नहीं स्वीकारा हो, जैसे कि रासपा, जिसके नेताओं ने बारंबार कहा हो कि हम संघीयता के विरोधी हैं, जबकि संघीयता मधेश जन विद्रोह से प्राप्त हुआ है, जिसमें हजारों मधेशियों का बलिदान समावेश हो। उसी संघीयता को स्वीकार नहीं करेंगे कहते आ रहे हो। आज आकर बालेन, जिनके गीतों में भी संघीयता विरोधी हो और जो पार्टी के नेताओं ने बोला हो कि हम संघीयता के पक्षधर नहीं हैं और विगत के चुनाव में संघ में तो लड़ा लेकिन प्रदेश में एक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किए हो, आज उस पार्टी के माघ 5 गते आम सभा होने जा रहा है। कहाँ? वो भी जनकपुर में। किस दिन? जिस दिन रमेश महतो को माओवादी द्वारा चलाए गए गोली से हत्या हुआ हो, जिस दिन को मधेश बलिदान दिवस के रूप में मनाता हो, उसी दिन बालेन के एंट्री, वो भी जनकपुर में। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे यह क्या है और क्या हो सकता है। माघ 5 गते रमेश महतो ऐतिहासिक सच्चाई। माघ 5 गते मधेश बलिदानी दिवस रमेश महतो की हत्या की स्मृति से जुड़ा है। यह हत्या माओवादी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। यह तथ्य कई रिपोर्ट और मधेश राजनीतिक विमर्श में स्वीकार किया जाता है। मधेश आंदोलन के लिए यह दिन राज्य और माओवादी दोनों से पीड़ा का प्रतीक है। इसलिए जो भी राजनीतिक शक्ति इस दिन जाने में ही सही मधेश के दर्द को स्वीकार करते हैं। नंबर 2, बालेन, रवि लामेछाने और रासपा का रुख। वैचारिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करें। स्वयं को पारंपरिक दलों से अलग, सिस्टम विरोधी और नागरिक केंद्रित नेताओं के रूप में पेश करते हैं। रवि लामेछाने, रासपा, पुराने दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले की राजनीति के विरोध खड़े होकर उभरे हैं। रासपा का मतदाता वर्ग शहरी, युवा, मधेश पहाड़ दोनों में और पुराने गलतियों से थक चुके लोग। इस आधार पर माओवादी हिंसा की आलोचना करना उनके कोर नैरेटिव से मेल खाता है। नंबर 3, क्या यह सच में संघीयता समर्थक है? यह फर्क समझना जरूरी है। संघीयता समर्थन प्रांतों को अधिकार, मधेश की पहचान, संसाधनों में न्याय, भाषिक संस्कृति सम्मान, बलिदानी दिवस को मानना, ऐतिहासिक अन्य की स्वीकृति, पीड़ित के साथ नैतिक एकजुटता, दोनों एक जैसे नहीं है। अब तक बालेन या रासपा ने स्पष्ट रूप से संघीयता ढांचे को कोई मजबूत करने की ठोस नीति नहीं दी है, लेकिन उन्होंने माओवादी हिंसा और पुराने राजनीतिक पाखंड पर प्रश्न उठाए हैं। इसीलिए यह कहना कि वे पूरे तौर पर संघीयता समर्थक हो गए अभी तथ्यांक रूप में सही नहीं है। क्या यह राजनीतिक प्रपंच हो सकता है? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मधेश का वोट अब निर्णायक है। बिना मधेश के राष्ट्रीय राजनीति संभव नहीं है। पुराने दल कमजोर हो रहे हैं। खाली जगह जगह भरने की कोशिश स्वाभाविक है। प्रतीकात्मक राजनीति। दिवस मनाना आसान है,
संरचनात्मक सुधार कठिन, इसीलिए भी यह हो सकता है संवेदनशीलता का संकेत हो, लेकिन अभी रचनात्मक प्रतिबद्धता नहीं। निष्कर्ष, सबसे जरूरी बात, अभी निर्णय लेने का समय नहीं है, बल्कि कसौटी पर कसने का समय है। मधेश को अब यह देखना होगा, क्या ये नेता किसी भाषा, पहचान और संस्कृति के लिए नीति लाते हैं कि नहीं, प्रांतीय अधिकार कटौती का विरोध करते हैं कि नहीं, माओवादी हिंसा पर स्पष्ट ऐतिहासिक जवाबदेही मांगते हैं या नहीं। यदि हाँ, बदलाव सच है, यदि नहीं तो यह केवल राजनीतिक नैरेटिव का विस्तार है। अब दूसरे खंड में बात करते हैं बालेन के गीत। बालेन के गीत में संघीयता विरोधी शब्द का प्रयोग होना, राष्ट्रपा नेता स्वर्णिम वागले को बारंबार यह कहना कि हम संघीयता विरोधी हैं और संघीयता देश के लिए हानिकारक हैं। पहले के चुनाव में सिर्फ संघ में चुनाव लड़ना और प्रदेश में नहीं लड़ना, तो यह कैसे कह सकते हैं कि जीतने के बाद मधेश के अस्तित्व और मधेसी अस्तित्व को यह पार्टी राष्ट्रपा और बालेन स्वीकार करेगा। फिर इस पर बात करें। यह जो बिंदु उठाए हैं वे सिर्फ शंका नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत, पॉलिटिक्स इंडिकेटर हैं। इनको जोड़कर देखने पर एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। मैं उसे भावनात्मक नहीं, रणनीति विश्लेषण के रूप में रख रहा हूं। नंबर 1, बालेन के गीतों में संघीयता विरोधी शब्द, यह सबसे प्रत्यक्ष संकेत है। बालेन के कुछ गीत रैप में संघीयता, भ्रष्टाचार, प्रदेश बोझ जैसी धारणाएं झलकती है। यह आलोचना नहीं बल्कि संघीय ढांचा को ही नकारने वाले भाव हैं। एक ऐसे देश में जहां संघीयता आंदोलन और बलिदान से आई हो, वहां वह सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, राजनीतिक स्टैंड बन जाता है। स्वर्णिम वागले का संघीयता विरोधी बयान, यह संयोग नहीं। स्वर्णिम वागले खुले रूप में कहते हैं संघीयता बोझ बन गई, हमें पुनर्विचार करना चाहिए। यह काठमांडू केंद्रित टेक्नोक्रेटिक सोच है जिसमें प्रशासनिक सुविधा, पहचान और अधिकार खर्च ऐतिहासिक अन्याय। राष्ट्रपा के कभी भी उन बयानों से स्पष्ट दूरी नहीं बनाई। नंबर पहले चुनाव में राष्ट्रपा का मधेश से न लड़ना, यह बिंदु बहुत निर्णायक है। 2079 के चुनाव में मधेश कठिन, संवेदनशील, ऐतिहासिक भरा क्षेत्र, राष्ट्रपा शहरी, पहाड़ी, मीडिया केंद्रित पार्टी। उन्होंने जोखिम नहीं लिया। जहां मधेश आंदोलन, भाषा, शहादत की राजनीति समझनी पड़ती, वह चुप रही। यह दर्शाता है कि इस उनकी राजनीतिक प्राथमिकता नहीं बल्कि बाद की संभावना था। मधेश की उपलब्धियों को क्षति करने की कोशिश, यहीं से बात सबसे मजबूत हो जाती है। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मधेसी दल कमजोर, मधेसी मतदाताओं में निराशापन, माओवादी नैरेटिव लोकप्रियता। ऐसे में माघ 5 गते याद करना, माओवादी हिंसा की आलोचना कम लागत ज्यादा लाभ की राजनीति बन जाती है। संघीयता के विरोध में हुए मधेश आंदोलन की नैतिक पूंजी को इस्तेमाल किया जाए, यह ऐतिहासिक रूप से बहुत खतरनाक पैटर्न रहा है। जैसे पहले मधेश के नारे पर सत्ता और सत्ता में जाकर इनकार। स्पष्ट निष्कर्ष बिना घुमाव के। अभी तक के संकेत बताता है कि राष्ट्रपा और बालेन की धारा संघीयता समर्थक नहीं, आंदोलन की उपज को रचनात्मक हिसाब से स्वीकार नहीं करती।
माओवादी विरोध और सिस्टम विरोध को हथियार की तरह इस्तेमाल करती। इसलिए यह आशंका तर्क संगत है। जीत के बाद मधेश आंदोलन से आई उपलब्धि को अपने नैरेटिव में समाहित करने की कोशिश कर सकता है, कोशिश हो सकती है, बिना उसके मूल दर्शनों को स्वीकार किए। मधेश के लिए कसौटी क्या नहीं हो सकती, होनी चाहिए, भावनाओं से नहीं, ठोस सवालों से। क्या वे संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात करेंगे या खत्म करने की? क्या वे मधेश आंदोलनों को शहीदों को केवल प्रतीक नहीं नीति में शामिल करेंगे? क्या प्रांतीय अधिकार कटौती के खिलाफ खड़े होंगे? इन तीनों पर हाँ स्पष्ट बिना मधेश को सिर्फ शब्दों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।